तो गाइस आज हम एक ऐसी केस स्टडी लेकर आए हैं जो ना कि हमारे सिर्फ देश की मिट्टी से जुड़ी हुई है बल्कि हर घर में अपनी जगह बना चुकी है। और यह कहानी है एक छोटे से आयुर्वेदिक दुकान की जो अपनी जादू सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिखेर रही है। यस गाइस, ये कहानी है डाबर की। तो गाइस आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक ऐसी जर्नी पर जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे डाबर ने अपने रूट से जुड़े होकर इनोवेशन के साथ साथ पूरी दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया। यह सफर है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के मिलन की। चलिए इस इंस्पायरिंग केस स्टडी को एक्सप्लोर करते हुए जानते हैं कि कैसे डाबर बना हर हिंदुस्तानी के दिल का धड़कन। तो चलिए चलते हैं 1884 के कोलकाता के उन गलियों में जहां एक छोटी सी आयुर्वेदिक फार्मेसी ने अपनी शुरुआत करी थी। यह कहानी है डॉक्टर एस.के. बर्मन की, जिन्होंने डाबर की नींव रखी, जिन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन के फील्ड में एक अलग ही क्रांति ले आई। तो देखो डॉक्टर एस.के. बर्मन जी जो एक कमिटेड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, उनका मिशन था कि कोलकाता के हर गली में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की आयुर्वेदिक दवाइयां ही बिके। अब आपको पता ही होगा कि 1880 से 1890 के दौर के बीच में भारत में कई सारी बीमारियां पनप रही थी। एक्चुअली था क्या कि उस जमाने में हम इंडियंस का हालत और भी ज्यादा कमजोर था क्योंकि हम उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे और इसी वजह से उस जमाने की 99% इंडियन पॉपुलेशन एलोपैथिक ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाती थी। जिससे होता क्या था कि उन बीमारियों से ग्रसित भोले भाले लोगों की मौत हो जाती। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए वर्मन साहब ने अपनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस उस जमाने में शुरू करी। उन्होंने अपने ही घर में एक छोटी सी आयुर्वेदिक फार्मेसी बनाई जहां पर वह आयुर्वेदिक दवाइयां खुद से ही बनाते थे प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ। और यहीं से उन्होंने अपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना शुरू करा और बहुत ही जल्दी उनके हाथों के द्वारा बनाए गए नुस्खे बहुत ही जल्दी कोलकाता में फेमस होने लगे। और डॉक्टर वर्मन का यह आयुर्वेदिक फार्मूलेशन हमारे ओल्ड स्क्रिप्चर्स और ग्रंथों पर ही आधारित था। दवाइयां सिर्फ न लोगों के बीमारियों का इलाज करती थी बल्कि लोगों का विश्वास भी जीत लेती थी। और धीरे धीरे उनके पेशेंट्स का चेन बढ़ता गया। वर्ड ऑफ माउथ से उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई, डॉक्टर वर्मन के नुस्खे पूरे कोलकाता में मशहूर हो गए। कोलकाता के लोग डॉक्टर वर्मन पर इतना भरोसा करने लगे कि सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल के लोग उनके पास आने लगे अपने इलाज कराने के लिए। और यहीं से शुरुआत होता है डाबर का एक ऐसा सफर जो पहले एक झोपड़ी से शुरू हुई और आज इंटरनेशनल मार्केट में पूरी दुनिया को कवर कर रखा है। एक्चुअली डाबर का नाम डाबर डॉक्टर बर्मन के ही नाम पर पड़ा, जो कि सिर्फ पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक ट्रस्टेड आयुर्वेदिक ब्रांड के रूप में जानी जाती है। फिर आता है 1900 का दौर, जब डाबर ने अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करी। और यह वही वक्त था जब डाबर एक छोटी सी फार्मेसी से बढ़कर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड बिजनेस बनने लगा, जिसका गोल था आयुर्वेदिक दवाइयों को मास स्केल पर प्रोड्यूस करना और देश के कड़-कड़ में पहुंचाना। फिर 1919 का दौर आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडिया में नए नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हो रहे थे और इसी वक्त डाबर ने अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का योजना बनाया। और उसी वक्त एस.के. बर्मन के बेटे सी.एल. बर्मन ने डाबर के ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। सी.एल. बर्मन अपने पिता के इसी मिशन में जुड़कर अपने पिता के मिशन को एक अलग ही लेवल पर ले गए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से आयुर्वेदिक मेडिसिन को एक लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। उन्होंने कोलकाता के बैग बाजार एरिया में डाबर का सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश किया। और ये डाबर की जर्नी का पहला माइलस्टोन साबित हुआ क्योंकि यहीं से डाबर ने अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन को मास स्केल पर प्रोड्यूस करना शुरू किया। और इसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में डाबर ने अपने आइकॉनिक प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन शुरू किया, जैसे कि डाबर च्यवनप्राश, जो आज भी एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इंडिया के घर घर में मौजूद है। डाबर के लिए पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही काफी सिग्निफिकेंट था। यह वही जगह थी जहां से डाबर ने अपने प्रोडक्ट रेंज को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। पहले जहां डाबर सिर्फ कुछ सेलेक्टेड ही गिने चुने ही दवाइयां बनाता था, लेकिन अब वही डाबर ने हेल्थ टॉनिक, डाइजेस्टिव एड्स, इवन ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनाने की शुरुआत कर दी। डाबर का पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिर्फ प्रोडक्शन का ही नहीं बल्कि क्वालिटी कंट्रोल का भी सेंटर था। यहाँ पर हर बैच के दवाइयों का कंसिस्टेंटली टेस्टिंग होता था ताकि कंज्यूमर तक सिर्फ और सिर्फ बेस्ट क्वालिटी के ही प्रोडक्ट पहुंचे। और यही डॉक्टर बर्मन की लेगेसी थी कि कभी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन आज डाबर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया के अलावा कई सारे देशों में। फिर आता है 1980s का दौर, एक ऐसा दौर जो डाबर के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। यह वही दौर था जब डाबर ने आयुर्वेदिक दवाइयों से आगे बढ़कर एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मार्केट में अपना कदम जमाया। इसके बाद से डाबर चाहे हाजमोले के फॉर्म में या फिर जलजीरा के फॉर्म में किसी न किसी तरीके से घर घर में बच्चे बच्चे तक अपनी पहुंच बना ली। 1880 का इंडिया बहुत ही तेजी से बदल रहा था, कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस इवॉल्व हो रहे थे और मार्केट में नए नए एफएमसीजी ब्रांड्स अपनी जगह बनाने के लिए कसमकस कर रहे थे। और इन्हीं सारी बदलावों को देखकर डाबर ने खुद को ही बदल लिया। डाबर के लीडर्स ने देखा कि मार्केट में एक बहुत ही बड़ा वैक्यूम है जहां पर वो अपने आयुर्वेदिक नॉलेज का फायदा उठाकर मास मार्केट प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पर डाबर का क्लियर विजन था अपने आयुर्वेदिक एक्सपर्टीज को यूज करके हेल्थ और वेलनेस के प्रोडक्ट्स को मॉडर्न पैकेजिंग के साथ मार्केट में लाए ताकि ये सारे के सारे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के बीच एक्सेसिबल हो जाए। यहीं पर डाबर ने अपनी सबसे पहली कंज्यूमर सेंट्रिक एफएमसीजी प्रोडक्ट लॉन्च करी, जिसमें शामिल था डाबर आंवला हेयर ऑयल और डाबर च्यवनप्राश, इवन डाबर हनी भी। ये सारे के
सारे ही प्रोडक्ट ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन पर ही आधारित थे, लेकिन इनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग मॉडर्न कंज्यूमर्स को ध्यान में रखकर ही की गई थी। एफएमसीजी मार्केट में एंट्री के साथ ही डाबर ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी बहुत ही तेजी से एक्सपेंड करी। उन्होंने अपने रीच को रूरल और अर्बन दोनों ही मार्केट्स में बनाया ताकि डाबर के प्रोडक्ट देश के कोने कोने में अवेलेबल हो सके। और यही आगे चलकर डाबर की एक बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रेटजी बनती है। डाबर ने अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कई बार मेजर चेंजेस किए। उन्होंने मास मीडिया जैसे टीवी, प्रिंट, रेडियो का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को जन जन तक पहुंचाया। उनके कैंपेन्स में ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक परफेक्ट ब्लेंड था, जो कि डाबर के प्रोडक्ट्स को हर एज ग्रुप के लोगों के लिए अट्रैक्टिव बनाता था। और अब डाबर के प्रोडक्ट सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि पर्सनल केयर, हेल्थ सप्लीमेंट और फूड प्रोडक्ट जैसे कैटेगरी में भी लीड करने लगा। और डाबर का यह ट्रांजिशन एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एक ट्रेडिशनल ब्रांड अपनी कोर वैल्यूज को रिटेन करते हुए मॉडर्न कंज्यूमर्स के भी डिमांड फुलफिल कर सकता है। और डाबर का एफएमसीजी मार्केट में एंट्री करना यह सिर्फ कोई एक क्विक डिसीजन नहीं था, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक मूव था जिसने डाबर को बच्चे से बूढ़ों तक के कदमों में पहुंचा दिया। फिर आता है 1990 का दौर। यह वही वक्त था जब डाबर ने अपनी पहचान सिर्फ इंडिया में ही सीमित रखने के बजाय अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने का फैसला लिया। और डाबर का यह डिसीजन डाबर को एक ट्रू इंटरनेशनल ब्रांड का दर्जा दे दिया। एक तरफ 1990 के दशक में लिबरलाइजेशन का शुरुआत हो गया था और इसी का फायदा डाबर ने खूब उठाया और अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में इंट्रोड्यूस कर पूरे आयुर्वेदिक मार्केट को ही कैप्चर कर लिया। डाबर के टॉप ऑफिसर्स ने पहले उन मार्केट्स को टारगेट किया जहां पर इंडियंस की पॉपुलेशन अच्छी खासी थी। उन्होंने देखा कि एनआरआईज के भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ही हाई थी और डाबर के प्रोडक्ट उनके डेली लाइफ का हिस्सा बन सकते हैं। पहले फेज में डाबर ने अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स जैसे कि च्यवनप्राश या फिर आंवला हेयर ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना शुरू करा। सबसे पहले डाबर ने अपने प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में लॉन्च करे, क्योंकि यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी एक अच्छे खासे नंबर्स में थी। और फिर धीरे धीरे पहले डाबर के प्रोडक्ट इंडियन कम्युनिटी में पॉपुलर हुए और फिर बाद में यह वहाँ के लोकल्स के बीच में भी धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे। जब डाबर ने अपने कदम इंटरनेशनल मार्केट में जमाने शुरू किए, उन्होंने अपने सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी स्ट्रेंथन किया। डाबर ने फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ पार्टनरशिप बनाई और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपग्रेड किया ताकि वो ग्लोबल कंज्यूमर्स के डिमांड को मीट कर सके। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देने लायक है कि डाबर ने अपने इंटरनेशनल एक्सपेंशन के दौरान अपने कोर वैल्यूज को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशन में वही प्योरिटी मेंटेन कर रखी जिसकी वजह से वह फेमस हुए। और साथ ही साथ उन्होंने लोकल रेगुलेशन और कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस का भी पूरा ध्यान रखा। और आज डाबर के प्रोडक्ट मोर देन 100 कंट्रीज में अवेलेबल है। और यह सिर्फ डाबर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि ये सारे डाबर के प्रोडक्ट तो उन्हीं आयुर्वेद से आए हैं ना, जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ग्रंथों में लिख दिए गए। और डाबर का ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन एक एग्जांपल है कि किस तरह एक ट्रेडिशनल ब्रांड जो अपने रूट को मेंटेन करते हुए ग्लोबल मार्केट में सिर्फ सफल ही नहीं हुआ बल्कि लोगों के दिलों में जगह भी बनाई। और तो हमारे ग्रंथों के पन्नों के बीच छिपे हमारे उस आयुर्विज्ञान को दोबारा से पुनर्जीवित किया। डाबर ने अपने ग्लोबल जर्नी में इंडियन कल्चर और आयुर्वेदा को प्रमोट करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में लोगों के बीच पहुंचा। अगर डाबर के सफलता की कहानी से हमें यही सीख मिलती है, आप किसी भी परिस्थिति में हो लेकिन आपको अपना रूट नहीं छोड़ना। जिसकी वजह से आपको लोगों ने जाना है, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में आपने जगह बनाया है, आप अगर उन्हीं रूट्स को छोड़ दोगे तो फिर आप सफल कैसे बने। ऐसी और केस स्टडी वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम हर वीक ऐसे कई सारे केस स्टडी वीडियो बनाते रहते हैं।